आपको बताते चले बड़ी जानकारी आ रही है। संजय राउत के बयान पर छगन भुजबल की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। छगन भुजबल ने कहा है शरद पवार से बात करके फैसला ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। राउत ने कहा था सारे एमएलए चाहे तो महाविकास अघाड़ी छोड़ देंगे, शरद पवार से बात करके फैसला ले सकते हैं। छगन भुजबल ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए अब यह आखिरी रात है। अगर संजय राउत के बयान पर छगन भुजबल की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनते हैं। पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। पार्टी जो है अपना अपना रास्ता अपना सकता है और हम लोगों के बारे में तो हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। छगन भुजबल को आप सुन रहे थे। जल्दी से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आपके ही सवाल पर यह जवाब छगन भुजबल की ओर से दिया गया था। आगे की स्ट्रेटेजी क्या? एनसीपी तो ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से नेताओं के कि अब मान के चल रही है कि महाविकास अघाड़ी की ये गाड़ी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। इसी वजह से अब नेताओं के बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। जल्दी से जवाब। और इसका इंडिकेशन शरद पवार ने परसों दे दिया था चित्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर आगे होगा क्या, कि शिवसेना का आंतरिक मसला जब ये कह देते हैं शरद पवार तो बहुत कुछ वहीं विराम लग जाता है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल, दूसरी सबसे अहम बात कि उद्धव ठाकरे जब ये निर्देशन देंगे कि आगे क्या करना तभी मैं इंटरवीन करूंगा। और यहाँ आपने छगन भुजबल को सुना, दो टूक सीधी सी कि अगर उद्धव ठाकरे को गठबंधन से अलग होना है, पवार साहब से बात करें, हम आगे फैसला उस पर दोनों बड़े नेता ले लेंगे। बात अगर यहाँ तक पहुंच चुकी है, हालांकि कांग्रेस के नेता का जो आपने सुना वो कह रहे थे हो सकता है अपने विधायकों को वापस बुलाने के लिए सिर्फ कहने के लिए कह रहे हूं, लेकिन अगर बात यहां तक पहुंची है तो समझिए काफी दूर तक निकल जाएगी और उसके बाद फिर क्या उस पर वापसी होगी, वो हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी जो 5 बजे कांग्रेस के खेमे में और यहाँ ठीक मेरे पीछे एनसीपी के खेमे में जो बैठक हो रही है वो इस पूरे घटनाक्रम को सबसे महत्वपूर्ण बना देती है कि आखिर अब एनसीपी क्या फैसला लेगी। कांग्रेस शिवसेना की टूट तो दिखाई पड़ रही है, एनसीपी का रुख आगे क्या होगा? विकल्प क्या है एनसीपी के पास? अगर शिवसेना में फूट पड़ गई है और शिवसेना अपने आप को सत्ता में आगे बढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तो एनसीपी के पास विपक्ष में बैठने के अलावा विकल्प ही नहीं है। वही विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास भी है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है अपने बाकी मेहमानों का सीधे रुख करते हुए। और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खत शर्त और सत्ता के लिए संघर्ष किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब अपने बाकी मेहमानों का रुख करते हुए जल्दी से अब मैं सचिन कराट जी और संजय गुप्ता जी आपके पास आऊंगी, लेकिन विशाल मिश्रा जी, सारा खेल तो बीजेपी का है ना, और बीजेपी की चुप्पी है। नाना पटोले यही सवाल पूछकर गए हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। खेला करने की कोशिश आप लोगों की ही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये सर्वविदित है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र के मूल्यों का निर्वहन किया जाता है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जो भी कमिटमेंट करती है वो उसे कंटिन्यू करती है। यही कारण है कि देखिए एनडीए का घटक आज तक बना। अभी किससे कमिटमेंट किया है? शिंदे साहब से? देखिए, अब सुन लीजिए, अब पूरी बात को होने दीजिए। आज जो परिस्थितियां निकल कर आई हैं, इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये बनता है कि आज ये परिस्थितियां बनी ही क्यों? दूसरों को, मतलब एक लाइन है ना कि मुझको इल्जाम देने से क्या, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने अंदर के आहट से खुद पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल है? खेल ही बीजेपी ने करवाया है, वो लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फायदा क्या? अगर यहाँ परिस्थिति बनती है तो आपके देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी की बन जाएगी सरकार, शिवसेना के शिंदे के नेतृत्व में लोग आ जाएंगे आपके साथ। मुस्कुराहट आपकी इसलिए छिप भी नहीं रही है। खुल के बोलिए ना विशाल मिश्रा जी। सुन तो लीजिए चित्रा जी, ये भी तो स्पष्ट है कि चुनाव के पहले का कमिटमेंट क्या था। प्री इलेक्शन के पहले का जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी ने तो उसी को कंटिन्यू किया, लेकिन उस कमिटमेंट को तोड़ने की कवायद सामने की तरफ से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घटक दल का जो है बिल्कुल निर्वहन किया।
तो और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में निकल के आई। आप भी जानते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जब किसी को बहुत बहुमत नहीं मिलता है तो उसी का सीएम उसी पार्टी का पीएम होता है, उसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर तो है नहीं। हाँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कब तोड़ा? ये तो कमिटमेंट सामने की तरफ से तोड़ा गया था अवसरवादिता और अब वही कमिटमेंट आप लोग पूरा कर रहे हैं। शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर विरोधी दल यही कह रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी जल्दी जल्दी रुक करते हुए, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। सचिन करार साहब भी हमारे साथ हैं आरटीआई की ओर से। हाँ, जल्दी से अपनी बात, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं सीधे बाकी मेहमानों का जल्दी रुक कर लेती हूँ। आधे घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं संजय गुप्ता जी। अब आगे की राह तो बड़ी मुश्किल है आपकी, लेकिन यह भी सवाल पूछा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा है कि अगर विधायकों का समर्थन नहीं है आपके पास, शिवसेना के पास, तो अभी तक उद्धव ठाकरे जिन्होंने वर्षा का मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है, वो पद पर मुख्यमंत्री के कैसे बने हुए हैं? समर्थन है या नहीं है, इस बात को अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फैसला गुजरात में या गुवाहाटी में नहीं, वो महाराष्ट्र में होगा। और जब तक विधायक महाराष्ट्र में नहीं आते तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता कि वो जो भी बयान दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं या किसी दबाव में दे रहे हैं। क्योंकि जो 2 विधायक छूट कर आए उनमें से एक विधायक ने जो स्टेटमेंट दिया आपने सुनी होगी, किस तरह से उन्होंने बताया कि एक विधायक के पीछे 200 पुलिसकर्मी थे और किस तरह से उनको इंजेक्शन लगा करके हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी अगर होश में आए तो। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? जिस होटल में गुवाहाटी में वो ठहरे हुए हैं उस होटल के अंदर कितनी पुलिस फोर्स है? क्या कोई आतंकवादी संगठन है ये? क्या ये लोकतंत्र प्रक्रिया है हमारे देश की? ये जो जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, जब वो लोग फोटो खिंचवा कर भेज सकते हैं, वीडियो भी आ रहा है, उसमें आप सुन रहे हैं बाला साहब ठाकरे की जय के नारे लग रहे हैं। एक जगह भी लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया जा रहा है। विधायक नारे लगा रहे हैं, शिंदे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को अब अपने नेता मानने को भी तैयार नहीं है। और आप कह रहे हैं वो डरे हुए विधायक हैं, बंदूक की नोक पर उनसे बुलवाया जा रहा है। कौन भरोसा करेगा संजय गुप्ता जी इन बातों पर? किसी भी तरह की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो चिट्ठी में साइन करके ही भेजे हुए हैं वो साइन भी नकली है। उन साइनों के अंदर जो एमएलए मराठी में साइन करते हैं उनके इंग्लिश में साइन है। इस बात को लोकसभा के डिप्टी स्पीकर साहब बात कह रहे हैं। तो किसी के साइनों को भी जब तक असली नहीं माना जा सकता जब तक कि वो महाराष्ट्र में आकर के, मुंबई में आकर के उनको उस चिट्ठियों पे साइन नहीं करते, जब तक इस पर वो अपना कोई तय बयान नहीं देते। तो आपको लग रहा है कि मुंबई आ जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा और फिर पासा पलट जाएगा यहाँ पर बीजेपी का? आप लोग बड़े ख्वाब बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उधर से विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुलाकात करने का समय ही नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जाते नहीं थे मंत्रालयों में, ये घंटों घंटों मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते थे, लेकिन इनको पूछा तक नहीं जाता था।